हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज मैं आपके साथ ऐसे की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी, कैसे हम ऐसे को कर सकते हैं, कितने एरिया कवर करना है, ऐसे हमें कैसे लिखना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि लेट्स एडू एकेडमी का स्लोगन है, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है। तो चलिए फिर बच्चों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, यानी कि पहली बार आपने विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी ये चैनल हमारे लेक्चर्स सुने हैं, तो आप हमें अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर है वो जीएस, पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, इन सब के बारे में होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा जो लेक्चर है पसंद आता है, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो उनको भी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज ऐसे का लेक्चर। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू राइट अ बेस्ट एंड परफेक्ट ऐसे फॉर यूपीएससी CSC IAS मेंस एग्जाम 2020, 21, 22, 23 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, मीन्स इसके आगे जो बच्चे होंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने एक ईगल का साइन लगाया हुआ है। ईगल मतलब ईगल क्यों यहाँ पर मैंने यूज किया है? बच्चों, आपको पता है, जब आप एस्से लिखते हैं, एस्से मतलब कि आपको हर एक एरिया को कवर करना है। मान लीजिए आपको एक पॉवर्टी के लिए एक एस्से आ गया, ठीक है, तो आप पॉवर्टी के लिए कौन कौन से एंगल अप्लाई करेंगे, ये सब चीजें आप कैसे समझेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ईगल का जो साइन है, एक्चुअली मैंने ये इसलिए समझाने के लिए दिया है, जैसे कि सपोज दैट एक ईगल होता है, वो आसमान में उड़ रहा होता है, और वो क्या करता है, जमीन में जो कुछ भी है वो उसको एनालाइज करता रहता है, वही जस्ट ऊपर से। ठीक है, तो आपको वैसे ही पैनी नजर रखनी है। जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है, तो मान लीजिए आपको पावर्टी के लिए कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है बच्चों, लिखने के लिए पावर्टी के रिगार्डिंग कोई टॉपिक मिल गया, जैसे गरीबी क्या है और इसके जो क्या प्रॉब्लम्स हैं इससे, और समाज में ये एक चुनौती की तरह है। तो इसके बारे में ऐसा कुछ अगर टॉपिक आता है, तो आप उसको कैसे एनालाइज करें, तो आपको वैसे ही सोचना है, वैसे ही एनालाइज करना है। जैसे कि एक सपोज दैट एक ईगल इतने ऊपर होता है, वो सब कुछ नीचे अपना सब जो उसको जरूरत होती है वो उधर ही ध्यान लगाता है, और उन उन चीजों पे ध्यान लगाता है जो उसको चाहिए होती है, जहाँ पे उसका टारगेट होता है बच्चों। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए, आपको भी ऐसे लिखने के लिए ऐसा ही एक, आपको ये सोच लीजिए कि आप जो समाज है और जो सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है और वर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया, समझ लीजिए आप सबको एक ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको एक ऑब्जर्विंग नजर से देखना है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि आखिर सोशल में क्या हो रहा है, पावर्टी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, और जो इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे एंगल्स हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, जैसे कि ये ईगल एनालाइज करता है आसमान से। आप वही समझ लीजिए कि सब आप इतने ऊपर हो और आप सबको देख रहे हो, और आपको जो चीज चाहिए आप सिर्फ वहां वहां पर नजर अपनी रखे हुए हैं, यानी कि ध्यान रखे हुए हो। बच्चों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हो, तो आप सोचते हो कि हमें किस किस चीज से खतरा हो सकता है, मीन्स क्या क्या चीज आपके लिए डेंजर हो सकती है, तो आप क्या करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों, जब आपको ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पे, तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से एरिया है जिससे ये जो टॉपिक है वो रिलेट करता है, और कौन कौन से एरिया से इसका रिलेशन है, उसको मुझे ऐसे में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, अब आगे शुरू करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या है आपके आपके ऐसे राइटिंग के लिए, तो आगे हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा हो, व्हाट इज एन एसे। ठीक है, व्हाट इज एन एसे, जस्ट 1 मिनट। बच्चों, ये लिखा है, व्हाट इज एन एसे। ऐसे क्या है बच्चों, आप क्या समझते हैं ऐसे से? ऐसे मतलब क्यों लिखा, क्यों ऐसा पेपर, वो भी 250 नंबर का, जैसे कि एक जीएस पेपर के बराबर एक जो पेपर को मार्क्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली वो क्या होगा, इम्पोर्टेंट तो होगा ही, है ना बच्चों, इम्पोर्टेंट तो होगा ही वो। तो फिर हमें उसको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
essays are कॉमन इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, ऐसे क्या है, ज्यादातर आप जब स्कूल लेवल में होते हैं बच्चों तब भी आपको ऐसे लिखने के लिए आता है। ठीक है, क्यों लिखने के लिए आता है, आखिरकार क्यों लिखने के लिए आता है, आपने कभी सोचा? वो इसलिए आता है बच्चों कि आप लाइफ को, आप दुनिया को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो दुनिया को। ठीक है, किस किस एंगल से समझ रहे हो, तो वो सब इसीलिए बचपन से ही आपकी जो एनालिसिस पावर है वो इंक्रीज करने के लिए ऐसे का एक पेपर लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही हाई स्कूल में भी होता है और वही कॉलेज में भी होता है। ठीक है, यू मे इवन नीड टू राइट एसेज इन द बिजनेस वर्ड, मतलब आपको जब जब आप मान लीजिए बहुत ही इंडस्ट्रियल वर्ड में आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ऐसे लिखने के लिए एक होता है, बट उसका जो रूप है, मतलब जो उसका बिहेव है वो चेंज होता है। जैसे कि ऑल दो दे आर यूजली कॉल्ड रिपोर्ट्स, वहां पर ऐसो को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि किसी इशू के रिगार्डिंग आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए आपके जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने बोला, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, वो किस किस एरिया को कनेक्ट करता है, उस एरिया से रिलेटेड आप जो जानकारियां है, उसको नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन है, वो इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। तो वही चीज है, ऐसे क्या है, ऐसे वो है जो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम किसी इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मान लीजिए ऐसे के बारे में ही आप यूट्यूब में ही सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उसी को चूज करते हैं जो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो आपको ऐसे में भी यही करना है, जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो बच्चों आपको यही सोचना है कि जो ऐसे मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखने जा रही हूँ, तो वो किस किस एरिया को कवर कर रहा है। जैसे आप पॉवर्टी के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो पॉवर्टी किस किस एरिया को कनेक्ट करती है, मतलब कवर करती है, किस किस एरिया से रिलेट करती है। ठीक है, तो वो हम ऐसे के लिए देखेंगे। मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है सिनोनिम्स ऑफ एन ऐसे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो समानार्थक, मतलब एक जैसे जो मीनिंग निकलता है, वो वर्ड क्या है, ऐसे को और क्या क्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है यहाँ पर सिनोनिम्स ऑफ एन ऐसे। ठीक है, अरेंजमेंट, पुट टू द प्रूफ, स्कैन, डिस्क्रिप्शन, फ्रेम ऑपरेशन, मतलब अब मैं एक एक को लेकर आपको इसके बारे में क्या करती हूँ, अब एलिबरेट करती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी मैंने देखिए, यहाँ पर भी एक ईगल का साइन लिया हुआ है, ताकि आप भी वैसे ही नजर रखें किसी टॉपिक को। अगर आपके पास आपको कोई टॉपिक आता है एग्जाम में, पहले तो सबसे पहले तो आप घर में ही लिखना शुरू करिए 15-20 दिन के बीच में, कभी भी एक जब आपका मूड पढ़ाई में नहीं लग रहा हो तो आप ऐसे लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या क्या आता है, जब बोर होते तभी लिखना शुरू कर दो। तो ये होता है, तो आप उस समय क्या होते हो, फ्री होते हो बाकी सब कामों में, क्योंकि आपका मन नहीं लगा होता, तो आप फ्री होते हो उस समय, तो आप ज्यादा एनालाइज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो वही आपको उस समय बैठ के सोचना है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आता है, तो उसके बाद एजुकेशन सिस्टम के बारे में आ गया, एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है, और इसको मतलब मतलब ये कैसे, व्हाट इज, मतलब एक कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए, विकास करने के लिए, तो ये एजुकेशन की क्या नीड है। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए कोई टॉपिक आता है, मैं एज ए एग्जांपल बता रही हूँ, बट ये इस लेक्चर के बाद मैं आपको कई ऐसे एसेस दूंगी जिनको आप एक फ्रेमवर्क बताऊंगी, उसमें आपको लिख कर मुझे टेलीग्राम में पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों अभी मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ सिनोनिम्स ऐसे, ताकि आप ऐसे को अच्छे से समझ सके। आखिर ऐसे को, ऐसे एक मतलब टेंशन हो गया लोगों का कि ऐसे 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 मीन्स कैसे लिखेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा डर है, वो भी 250 मार्क्स का है। तो वो आखिर वो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। बच्चों आपको पता होगा, आपने सुना होगा, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है मतलब कोई ना कोई लॉजिक से ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में जो लॉजिक लगा के क्वेश्चन आता है, जो हमारे एग्जाम जिन्होंने बनाया होता है पेपर, वो भी कोई लॉजिक लगा के ही पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है कि आखिरकार वो क्या लॉजिक हो सकता है, जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसको सोचना है आखिर इसका जो क्रश है वो क्या है, आखिर इसका मेन पॉइंट ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो उसमें हम ध्यान दें। तो
चलिए बच्चों, हम सबसे पहले एसे की जो सिनोनिम्स है, जो समानार्थक शब्द है, ताकि मैं यहाँ पर सिनोनिम्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एसे को और अच्छे से समझ सकें, ठीक है, कि आखिरकार एसे है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अरेंजमेंट। क्या लिखा है? अरेंजमेंट। यानी कि हमें जो ऐसे टॉपिक दिया हुआ है उसको कैसे एनालाइज करना है और कैसे अरेंज करना है। मान लीजिए कि पॉवर्टी भी दे दी गई और उसमें सोशल भी दे दिया गया, पॉवर्टी और सोसाइटी दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। अब आप सोचो वहां पे डेफिनेशन देना है तो क्या डेफिनेशन दोगे? तो डेफिनेशन वहां पे ऐसी होगी जो जैसे मान लीजिए सोसाइटी एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली आप किसकी डेफिनेशन देंगे? आप सोसाइटी से रिलेटेड डेफिनेशन देंगे जिसमें पॉवर्टी भी कवर करेगी, ठीक है। तो उसको इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है बच्चों, लेकिन उसको अरेंज करना है, आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन बेटर हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर अपने एसे के लिए चूज करना है। तो वो हो गया अरेंजमेंट। एसे का मतलब, कहने का मतलब अरेंजमेंट, मतलब आपको अरेंज करना है चीजों को, ठीक है। कई मतलब मान लीजिए कोई काफी चीजें फैली पड़ी हुई हैं, जैसे आपने एक चित्र देखा होगा जिसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको अरेंज करने के लिए कहते हैं, कार्ड्स होते हैं कुछ, अरेंज करने के लिए कहते हैं कि जैसे फेस कहीं होता है, हैंड कहीं होता है, तो उसको अरेंज करने के लिए कहते हैं ना बच्चों। वैसे ही ऐसे में भी है कि आपको नॉलेज तो बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था, इधर उधर मैगजीन में पढ़ा होता है, अपने बुक्स में पढ़ा होता है, बट उस इंफॉर्मेशन को अरेंज कैसे करें उस ऐसे के लिए 1000 to 1200 जो वर्ड्स आते हैं उसमें कैसे उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करें, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, आपके इंफॉर्मेशन को कैसे आप अरेंज करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब अगले चलते हैं, पुट टू द प्रूफ। अगर आप ऐसे में कुछ कह रहे हैं तो उसको प्रूफ करके बताइए। अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसको प्रूफ करिए कि आखिर जो आप कह रहे हैं, मान लीजिए आप सोसाइटी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं या इकोनॉमिकली कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिकली कुछ कह रहे हैं, तो आप उसको प्रूफ करिए। जियोग्राफिकली कुछ कह रहे हैं तो उसको आप प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे? कोई डेटा होगा, जो डेटा आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेटा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गर्ल्स चाइल्ड का जो मतलब रेशियो है वो 1999 में कैसा था, आज कैसा है, तो उससे मतलब ये कुछ डेटा आप थोड़ा बहुत जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे, जैसे सबसे बढ़िया इसके लिए योजना, योजना मैगजीन जो होती है ना, आगे का इंट्रोडक्शन कवर होता है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो योजना मैगजीन आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे के लिए आप नई भी ले सकते हैं, पुराने भी आपको बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो उनको भी डाउनलोड करके आप टॉपिक के अकॉर्डिंग योजना लिख दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, काफी मटेरियल होता है योजना में, ठीक है। तो उससे आपको ऐसे के लिए मिल जाएगा। अब बच्चों ये हम देखते हैं स्कैन। ऐसे का मतलब एक स्कैन भी होता है, मतलब जो चेक करने वाला कॉपी चेक करेंगे जो एग्जामिनर आपके, जो तो वो क्या करेंगे, वो आपको चेक करेंगे, स्कैन करेंगे कि आपके माइंड को, आपने आपकी थिंकिंग को, कि आप किस वे पे सोचते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे एक इंटरव्यू का पार्ट है, बट वो क्या है, रिटन टाइप का है, वो ओरल नहीं है, वो रिटन टाइप का है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं सामने वाले को, वैसे आपको ऐसे लिखना है। तो जैसे आप बोलोगे ना तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको स्कैन करेंगे कि आपके माइंड को, कि आखिर आपकी सोचने की जो पावर है, आप कितने ब्रॉड लेवल पे सोचते हो, किसी भी प्रॉब्लम के कितने एंगल से, कितने डायमेंशन से सोच सकते हो, वो एक स्कैन करने के लिए ऐसे का पेपर होता है। मतलब अरेंजमेंट के लिए पुट टू द प्रूफ, मतलब प्रूफ, एज अ प्रूफ, आप हर इंफॉर्मेशन को एज अ प्रूफ दो, ठीक है। और स्कैन करने के लिए ताकि आपकी सोच को, आपका माइंड कितना डेवलप है, कितना मैच्योर है, आप कितनी किसी प्रॉब्लम को कैसे किस एंगल से लेते हैं, वो आपका स्कैन करेंगे वहां पर, ठीक है। जो चेक करेंगे कॉपी, एक्चुअली वही पहले इंटरव्यू का वही पार्ट हो जाता है, पहले रिटर्न करके देख लेते हैं कि आपने, आपकी जो सोच है वो क्या है, उसके बाद आप जो आप मेंस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही इंटरव्यू का सेक्शन आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई पहले आपका एक इंटरव्यू हो चुका होता है एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही GS4 भी ये पेपर आपका एज एक इंटरव्यू की तरह ही होगा, ठीक है। वहां पर आपको चेक किया जाए, आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि आप एक IAS ऑफिसर अगर बनने जा रहे हैं तो आप किसी प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल, ऐसे एंड GS4, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट तीनों पेपर हैं, तो इन पे बहुत ध्यान देना है अगर आपको मेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन।
मतलब किसी भी टॉपिक को कितना विस्तार से, मतलब कि बहुत ही इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से आप कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। हर किसी टॉपिक के बारे में कितने एरिया को अगर आप कवर करेंगे, ये मतलब इसको वर्णन करके बताना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं जो लेक्चर ले रही हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए ले रही हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये महसूस हो कि मैम सिर्फ इंग्लिश का ही कवर करा रही है, हिंदी नहीं बोल रही, कुछ भी कुछ हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करा रही हूँ, ठीक है। इसी का एक और मतलब होता है फ्रेम। फ्रेम करना मतलब किसी, जैसे आप फोटो लगाते हो किसी फ्रेम में फोटो लगाते हैं ना बच्चों, तो वही है कि एक ऐसे मिल गया, उसको आप कैसे उस फ्रेम के अंदर ही अंदर आपको उसको मतलब सेट करना है, फ्रेम से बाहर ना कुछ जाने पाए। मतलब आपको एक ऐसे एनालाइज करना है, एक उसको अरेंज करना है, एनालाइज करने के बाद ऐसे अरेंज करना है कि वो इस फ्रेम के अंतर्गत ही आए, उससे बाहर ना जाए। जितना आपने सोचा है कि जिस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए, सिर्फ उसके बारे में ही लिखे। ये नहीं कि आपने कुछ मान लीजिए कॉज बताए, उसके साथ साथ इफेक्ट भी बताते चले गए, तो कॉज इफेक्ट एक साथ करते चले गए, तो वो नहीं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो ये एक फ्रेम में करना है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब मान लीजिए कोई ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए जो हमारे आर्मी में है, तो वो लोग कोई ऑपरेशन लेते हैं कि मतलब किसी प्रॉब्लम को, कोई कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम, आउटर प्रॉब्लम हो गई, बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो एक एज अ ऑपरेशन लेते हैं ना, और उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट पूरी कर लेते हैं। एक ऑपरेशन मतलब पूरी स्ट्रेटजी बना के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको भी एज अ प्रॉब्लम मिलेगी, उस प्रॉब्लम को आप कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, ये है इसका, आपको इसका सिनोनिम्स है वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है बच्चों। तो सिनोनिम्स क्या है आप समझ गए होंगे बच्चों। ऐसे के और क्या क्या मतलब हो गए वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ऐसे के और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे है क्या आखिरकार, अरेंज करना, पुट टू द प्रूफ, स्कैन, डिस्क्रिप्शन, फ्रेम, ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। मे भी मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। What is the definition? What is the what is the definition of an essay? ऐसे की डेफिनेशन क्या है आखिरकार? अभी तो हमने जान लिया उसका सिनोनिम्स क्या है, वो है क्या आखिरकार, ऐसे क्या है, ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पर, ये हमने देख लिया। बट डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन, ये हम देखते हैं, ठीक है। एन essay इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पीस ऑफ, जस्ट 1 मिनट बच्चों, पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, पेन क्योंकि ब्लू कलर है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं ये कलर ले लेती हूँ, ब्राउन, ओके। बच्चों ये लिखा हुआ है अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। ऐसा कुछ लिखना है जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। स्ट्रक्चर हो मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एक अच्छे से उसको लिखा गया हो, स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई आप फिगर बनाते हो, कोई चित्र बनाते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई मिकी माउस का बनाते हो, ठीक है, मिकी माउस का बनाओगे तो आप उस मतलब कि कैसे बनाना है, वो स्ट्रक्चर है ना एक उसका, ठीक है। इसी तरह से एक आपको एक ऐसे लिखना है तो उसका भी क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, उसका भी कोई एक स्ट्रक्चर होता है, उसका मैप होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर इससे का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, दैट जो कि एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन, मतलब राइटर कौन, आप लोग ही राइटर, जो कि आप लिखने वाले हैं ऐसे, तो आप ही तो राइटर हुए। तो आपके जो ओपिनियंस है वो आप क्या करते हैं, उस राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है, आप एज अ राइटर आपकी जो ओपिनियन है उसको, वो आपके लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप क्या करते हैं, कॉपी में लिखेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे पे, ठीक है। आफ्टर मतलब कब लिखेंगे, आफ्टर एनालाइज द टॉपिक और अ प्रॉब्लम विथ फैक्ट्स, मतलब पहले तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, टॉपिक और अ प्रॉब्लम, या तो जो एज अ आप उस टॉपिक समझिए, जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे का, उसको एज अ टॉपिक समझिए या फिर प्रॉब्लम समझिए, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। विद फैक्ट्स,
उस जो प्रॉब्लम को, वो टॉपिक को एनालाइज करना है, सोचना है कि आखिरकार ये है क्या। हम सोच लें इसके बारे में, थोड़ा जस्ट 1 मिनट सोचो। लिखने से पहले बच्चों हमेशा सोचो, थोड़ी देर 5-10 मिनट सोचो, और उसमें क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी के आप मतलब डायमेंशन से लिख रहे हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन से लिख रहे हैं, तो उसके बारे में सोचो, ठीक है, क्या हो सकते हैं इसके फैक्ट, ठीक है। एंड प्रूव विद एग्जाम्पल। बच्चों फैक्ट तो लिखना है, बट जो एग्जाम्पल आप देंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल तो देंगे ही आप। फैक्ट बस तो नहीं लिखेंगे। आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इशू लिख रहे हैं, सोशल इशू लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के जो फैक्ट्स है वो तो लिखेंगे ही, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देंगे। अब उस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, वो यहाँ पर देंगे विच कवर। कैसा एग्जाम्पल देंगे, विच कवर ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देना है जो कि सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करे, मतलब कवर करे, ठीक है। जैसे कि आपने कई इन्वायरमेंटल डायमेंशन ले लिया, एस्पेक्ट ले लिया, ठीक है, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले लिया, डिजास्टर एस्पेक्ट ले लिया, ठीक है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ले लिया, तो उन सबको क्या करे, कवर करे। समझ में आ गया बच्चों कहना क्या चाहते हैं आखिरकार, ठीक है। मतलब आपकी जो थॉट है एज अ राइटर, आप वहां पर लिखेंगे, वो भी कैसे लिखेंगे, एज अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। कब लिखेंगे, जब आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को या टॉपिक को एनालाइज कर लेंगे विद फैक्ट्स। आप उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स कलेक्ट कर लेंगे अपने माइंड में, जब आप लिखने बैठेंगे कि कुछ फैक्ट्स इसके कलेक्ट कर लूँ, वो हो गया। उसके बाद प्रूव विद एग्जाम्पल। उसको कैसा, एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है। जो आपने फैक्ट दिए हैं, जो आपने इशूज बताए हैं, उसको क्या करना है, आपको एज ए एग्जाम्पल प्रूव करना है कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको प्रूव करना है कि कभी हुई थी रियल लाइफ से। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो आप बुक पढ़ते हैं, उसमें भी काफ़ी एनसीईआरटी की बुक्स में काफ़ी जो स्टोरीज होती हैं, उसको भी आप एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। विच कवर ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब आप जब आप ऐसे लिखेंगे तो वो कई डायमेंशंस को, कई एस्पेक्ट को वो क्या करेगा, वो रिलेट कर, मतलब आपका जो ऐसे होगा कई डायमेंशंस को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, मतलब छूना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जो चेक करने वाले हैं सर, तो उनको क्या, सर या मैम, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चे की जो थिंकिंग है बहुत ही ब्रॉड है, ये हर डायमेंशन में सोच रहा है, मतलब ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। ऐसे को आपको कैसे समझना है, कैसे उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, आप कैसे सॉल्व करना है। आप जो ऐसे होता है ना, उसको एज अ प्रॉब्लम लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, इतना तो आपको पता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो कोई ना कोई सिस्टमैटिक ढंग से कुछ पता होगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपको बहुत ही गहराई से हर चीज समझना है उसके बारे में। थिंकिंग लेवल जो है आपका बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे बच्चों, आप एडिटोरियल पढ़िए न्यूज़पेपर के। हिंदी हिंदी अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप दैनिक जागरण, जनसत्ता, इन सब से आपका एडिटोरियल पढ़िए। सिर्फ एडिटोरियल से आपको क्या है, वो भी ऐसे एडिटोरियल पढ़िए जो आपके जो सिलेबस के रिगार्डिंग हो, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। ऐसे हमें एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ये फालतू के नहीं पढ़ने हैं, जो मतलब जो आपके काम के नहीं। जैसे कि आप इसने इसको ऐसा कहा, इस पार्टी ने इसको ऐसा कहा, ऐसे आपको एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं आईएएस के एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग करना है। जैसे बच्चों आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, दो सेक्शन होते हैं ऐसे के लिए, ठीक है। तो आपको सेक्शन में डिवाइड होता है, और हर सेक्शन में क्या करना है, आपको एक सेक्शन से आपको एक ही ऐसे करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि एक सेक्शन से आप दो ऐसे करें, नहीं। आपको एक सेक्शन से एक ऐसे, मतलब दो सेक्शन है तो आपको एक एक हर सेक्शन से एक ऐसे करना है, मतलब दो ऐसे करेंगे आप। तो सबसे पहले जब आप
किसी एक सेक्शन को चूज कर लिया, मान लीजिए सेक्शन ए ले लिया आपने। अब आपको चूज करना है कि उसमें आपको कौन सा बेटर लग रहा है, आपके पास किसके फैक्ट्स ज्यादा है आपके माइंड में, किससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज्यादा है आपके माइंड में, किसको आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा ऐसे चूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरा नंबर आ गया एनालाइज करना है। मान लीजिए आपने चूज कर लिया, ठीक है, आपको टॉपिक मिल गया, अब उस टॉपिक को एनालाइज करिए। आपकी जो रफ कॉपी मिलती है ऐसे में, ऐसे की जो रफ कॉपी मिलेगी, सबसे पहले तो आप घर में ही लिखना शुरू करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में आप आराम से कर लेंगे। एग्जाम में भी रफ पेपर होता है, 1-2 पेज होते हैं, जो कि जो क्वेश्चन कम आंसर कॉपी होती है उसमें 1-2 पेज क्या है एग्जाम के टाइम पे उसमें होते हैं। ठीक है, आप उसमें आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं एस्से का। ठीक है, तो आपने पहले तो एस्से लिख लिया, ठीक है, उसके बाद जो एनालाइज करना है, सोचना है, कई डायमेंशन से आपने सोच लिया, फिर आपने जितनी थॉट्स है वो आपने सारा लिख लिए क्या क्या है। अब उसको सिस्टमैटिक ढंग से क्या करिए, अरेंज करिए। एनालाइज करिए, आपने एनालाइज करना है और अरेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, अभी अरेंज नहीं करना, मतलब एनालाइज कर लेना है यहाँ पर। फिर थर्ड नंबर पे ये है रीजनिंग, मतलब उसको लॉजिकली, रीजनिंग मतलब लॉजिक लगा के उसको क्या करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा जो टॉप, कौन सी चीज हम ऊपर रखें, कौन सी चीजें नीचे रखें, मतलब किसको सबसे पहले हम एक्सप्लेन करें जो अपना एक ऐसे है, और किस किस चीज को सबसे बाद में एक्सप्लेन करें। जैसे मान लो आपको जो पावर्टी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो आप उसका सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सोशल एक्सपेक्ट एक्सप्लेन करना चाहेंगे या कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे साइंस से रिलेटेड हो गया, साइंस में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब वो कैसे, मतलब सोशल को टच करता है, कैसे वो मैकेनिकली कैसा वो है, मतलब कैसे उसको बनाया गया, ये सब चीजें क्या है, जब स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है कि आपको कहाँ पर सेट करना है। आपने बच्चों इंग्लिश में रीअरेंजमेंट देखा होगा, या तो फिर आप हिंदी में भी समझ लीजिए कि जैसे हिंदी में भी कई चीजें, मान लीजिए आप जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैंने अभी खाना खाया है, ठीक है, तो मैंने सही से बोला, ठीक है, बट अगर मैंने ये बोल दिया मैंने खाना अभी नहीं, मतलब मैंने खाना खाया अभी, ऐसा कुछ करके उल्टा सीधा मैंने कुछ करके बोल दिया, तो आप इसको अरेंज करेंगे कैसे, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, अरे आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, मतलब मैंने अभी खाना खाया है, तो आपने अरेंज कर दिया। तो ऐसा ही बच्चों आपके जो थॉट्स हैं बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना है, और कैसे करना है, लॉजिक लगा के कि कौन सा हमारा बेटर होगा। ऐसा लिखना है कि इम्पैक्ट पड़े, मतलब प्रभाव पड़े, जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, वो खुश हो जाए, आपका जो ऐसे पढ़े ना तो वो खुश हो जाए कि वाह यार बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, कितना मतलब इसकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है, हाँ ये एक आईएएस बनने के लायक है, उसको समझ में आना चाहिए वहां पर, ताकि वो जो आपको जो मार्क्स देगा ना तो बिल्कुल अच्छे से दे दे मार्क्स, मतलब आपको उसको सोचना ना पड़े कि मैं कितना दूं, वो मतलब दिल खोल के मार्क्स दे दे, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, जब देखिए यहाँ पर रीजनिंग का समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद इवेल्युएटिंग, मतलब कैसे उसका मान, अब आपको सोचना है कि जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर, पहले सबसे पहले आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि आप रफ रफ पेपर में बनाएंगे, ठीक है, तो वो आप उसी के लिए मैं बता रही हूँ सारा, कि मतलब कैसे अब आपने रीजनिंग कर लिया, मतलब कि लॉजिकली इसको सेट कर लिया, फिर उसको आप मूल्यांकन करना है, मतलब इवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन करना, सोचना है। जस्ट 2-3 सेकंड सोचिए कि क्या मतलब जो मैं रीअरेंज कर रहा हूँ वो बेटर रहेगा, जो मेरी प्रॉब्लम है। अब आप क्या करो, ऐसे के टॉपिक को देखो कि जो मैं यहाँ पर रीअरेंज करने जा रहा हूँ वो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग है या फिर कहीं पे मतलब फ्लो बिगड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, जब आप जैसे कुछ भी लिखने जा रहे हैं तो वहां पर आपकी जो ऐसे है उसका फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, और सिस्टमैटिक ढंग से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है उस चीज का। ठीक है, अब बच्चों आ गया यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपने एनालाइज डिसीजन ले लिया, एनालाइज कर लिया, रीजनिंग मतलब उसके लॉजिकली आपने समझ लिया कि उसको कैसे अरेंज करना है, फिर आपने मूल्यांकन भी कर लिया कि हाँ ये कहाँ के लिए ये बेटर रहेगा, जो मैंने यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस टॉपिक के लिए बेटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपकी क्या है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब आपका स्ट्रक्चर बन गया। जैसे कि बच्चों क्या होता है, एक घर होता है ना, घर के लिए क्या बनवाते हैं, एक बोलते हैं नक्शा बनवाना, मतलब मैप बनवाना। ठीक है, तो कैसे मतलब किचन
किचन कहाँ पर होगा, ठीक है, रूम कहाँ पर होगा, स्टडी रूम कहाँ पर होगा, ये सब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना पहले बच्चों। तो उसी तरह से आपको मतलब कॉपी पेन में जैसे वो बन जाता है मतलब एक पेपर में, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर अपने रफ में बना लेना है। जैसे जब वो जैसे घर में बनाने में क्या है, एक स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद लोग क्या करते हैं, बनवाना शुरू करते हैं, है ना। वैसे ही आपको जब ऐसे लिखना है तो पहले आप रफ में पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको कौन कौन से एक्सपेक्ट चूज करने हैं, कौन से टॉपिक लेना है, उसका कौन सा सब टॉपिक लेना है, ये सब आपने डिसाइड कर लिया। अब उसको क्या करिए, लिखना शुरू करिए, अपने जो मेन जो पेज है उसको लिखना शुरू करिए। एक बच्चों आप ये भी कर सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है उसको भी आप अपने रफ में ही पहले ही लिख लीजिए, ताकि वहां पर जो मिस्टेक्स हैं वो ना होने पाए। इफ अगर आपको लगता है तो आप लिख लीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं, जहाँ आपने कई ऐसे लिखे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब सारे स्टेप्स आपने ले लिए, 4 स्टेप, आपकी 5 नंबर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक फॉर एन एसे। एसे के लिए कैसे कैसे टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये हम देखेंगे। टॉपिक फॉर एन एसे, डायनेमिक एसे क्या होते हैं और स्टैटिक एसे क्या होते हैं बच्चों, जरा एक सेकंड आप सोचिए। कुछ सोचा बच्चों आपने, डायनेमिक एसे क्या होते हैं? डायनेमिक एसे मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या होते हैं। डायनेमिक एसे क्या होते हैं, रिलेटेड टू करंट इश्यूज, मतलब जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, और मान लीजिए आपका आप 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2020 के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 2021 के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, आपने 2 साल का पढ़ लिया, तो काफी जो एडिटोरियल है आपने और जो न्यूज़ है वो आप सुनते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है, किसी हाईलाइट टॉपिक, जो एडिटोरियल भी आता है ना बच्चों, तो किस पे लिखते हैं वो लोग, राइटर्स लोग किस पे लिखते हैं, जो काफी हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं उस समय के, ठीक है, तो उन पे ही वो जो एडिटोरियल लिखी जाती है उसी पे लिखी जाती है, ठीक है, करंट इशू। तो इसीलिए सब कहते हैं एडिटोरियल पढ़ने के लिए, ठीक है, रिलेटेड टू करंट इशू इन नेशनल, नेशनल मतलब इंडिया के लेवल पे, ठीक है, एंड इंटरनेशनल रेदर देन इंडिया, इंडिया को छोड़, क्योंकि वैसे भी आप इंडिया तो ले ही रहे हैं नेशनल में, तो इंडिया के अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, तो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं बाहर की, तो वो क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक अगर हाईलाइट है बहुत ज्यादा, तो मान लीजिए उसका, लेकिन रिलेशन किससे होना चाहिए, इंडिया से टच में होना चाहिए, तब तो वो ऐसे आएगा आपके। अगर ऐसा नहीं आएगा कि डायरेक्ट सीधा पूछ लिया कि हाँ उस अमेरिका में ऐसा ऐसा है और उसके बारे में लिखिए, नहीं, सीधे नहीं पूछेगा, उसका अगर रिलेशन है इंडिया से, कोई ना कोई रिलेशन है, कहीं ना कहीं से टच कर रहा है, तब वो आपसे वो उसके रिलेटेड आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज करंट से इतने इश्यूज हैं, आप उसको ही कवर कर लीजिए, वही काफी है, ठीक है। ये करंट का मैं बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा है डायनेमिक एसे, इसको मैंने स्ट्रक्चर कर दिया है, डायनेमिक एसे एज अ फ्लो चार्ट, इन फ्लो चार्ट में डायनेमिक एसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल में दो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया डायनेमिक एसे, जो कि करंट को कैसे, मान लीजिए कोई करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया तो वो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आपको अगर कोई चीज समझ, कोई जो टॉपिक है, कोई कोई बात मेरी समझ नहीं आई है रिलेटेड टू एसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। डायनेमिक एंड स्टैटिक नेशनल टॉपिक्स, बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिससे ऐसे मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कुछ टॉपिक्स है उनको आप देखिए। डायनेमिक एंड स्टैटिक नेशनल टॉपिक, बच्चों एक चीज और बताना था, ये जो मैं एसए का जो ये लेक्चर ले रही हूँ वो एक्चुअली 2020 वाले बच्चों के लिए है, जो अभी मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 2021, 22, 23 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने एसए का जो ले लिया और अभी मैम ने वो नहीं बताया कि मतलब पूरा पूरा जो एग्जाम का प्लान होता है, पूरा मेंस का क्या सिलेबस है, ये सब कुछ नहीं बताया बच्चों। क्या है कि अभी एग्जाम भी आने वाला है, मेंस जो मेंस लिखने वाले हैं उनका एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसे जल्दी कर लिया, क्योंकि मैंने अभी तो प्रीलिम्स की हम जैसे जो स्ट्रेटजी थी तो वो तो मैंने शेयर कर दिया है, जो सिलेबस है वो भी कर दिया है, जो 8 मंथ प्लान था वो भी कर दिया है, आप लेक्चर देख सकते हैं अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो। और आगे का जो मेंस का प्लान है और जो पूरे जो एग्जाम का कैसे पैटर्न होता है, कैसे यूपीएससी एग्जाम कराती है, कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज मैं अब आगे के जो लेक्चर होंगे मे बी मैं संडे टू संडे आपको दे दूंगी, या फिर इस लेक्चर के बाद भी आपको दे सकती हूँ, जिससे आप
में से कोई बच्चा नया है जिसने कभी अभी मतलब स्टार्ट किया है टॉपिक मतलब एग्जाम मतलब इस प्रिपरेशन के लिए, मान लीजिए उसको कुछ नहीं पता कोई चीज़, तो उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी, मतलब इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर्स लूंगी उनमें डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं डायनेमिक एंड स्टैटिक नेशनल टॉपिक्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। बच्चों देखिए, आपको जो ऐसे पूछा जाएगा वो हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल से मतलब ऐतिहासिक कोई पूछा गया, जैसे ऐतिहासिक जो जो हमारा जो हमारे भारत का जो इतिहास है, तो उसके बारे में अगर उससे अगर रिलेटेड कोई पूछा गया, जैसे ओल्ड मतलब प्राचीन भारत से पूछ सकते हैं, मेडिवल से पूछ सकते हैं, मॉडर्न से पूछ सकते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उससे पूछ सकते हैं। बट कब पूछेंगे, ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब उस चीज़ का जो रिलेशन है करंट में कहीं ऐसी कोई न्यूज़ आई है हिस्ट्री का, तभी ऐसे पूछते हैं। या तो फिर कोई मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी जी से काफ़ी रिलेटेड चीज़, काफ़ी रिलेटेड जो मतलब नेशनल जो मूवमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से कवर करिए। ठीक है, अगर इससे के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, और मेडिवल को भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मेडिवल से इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ कोई बात न्यूज़ में आई है इस समय जो मेडिवल और ओल्ड से रिलेटेड है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कोई अभी करंट में कोई न्यूज़ चली है, तो या फिर मेडिवल से मतलब किस मतलब ऐसी कोई न्यूज़ चली है, तो मान लीजिए जैसे बाबर के ज़माने का कुछ मतलब कोई न्यूज़ है अभी आजकल चल रही है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ हो। तो बच्चों इसलिए अगर आप मेडिवल और ओल्ड पढ़ लेंगे तो इससे भी मे बी उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगी बच्चों तभी तो आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा तभी तो उस चीज़ को जानते होंगे। बच्चों जब तक हम कोई चीज़ को पढ़ते नहीं है तब तक हमारे दिमाग में ऐसे नहीं आ जाती। जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में अपनी फाइल को मतलब रखते हैं तभी तो हमें वो फाइल मिल जाती है, ऐसे तो नहीं मिलती। वैसे ही हमारा माइंड भी है, जब हम माइंड में अपनी कोई चीज़ रखेंगे तभी जब हम सर्च करेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे ही कल्चर में, कल्चर रिलेटेड जैसे अभी मान लीजिए कोई भी ओकेजन होता है, बहुत बहुत ही पॉपुलर ओकेजन है, मतलब बहुत ही क्या बोलते प्रचलित, जिसको बोलते प्रचलित ओकेजन हुआ है, मतलब कि कोई ऐसा जैसे कि मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई कल्चरल इवेंट हुआ है ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है, या फिर इन इंडिया हुआ है पूरा, मान लीजिए उसमें सारे जो हमारे रिलेटेड डांस है, सिंगिंग है, सारा प्रोग्राम एक ही इसमें है, तो ऐसे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि करंट से रिलेटेड होंगे। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि आपका ये जो टॉपिक है टोटली करंट से रिलेटेड है, मतलब करंट से अगर कुछ है उससे संबंधित कोई न्यूज़ है तो ठीक है, तो अभी ये आ सकता है। लेकिन हाँ इसमें जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है बच्चों, इसमें ये चीज़ क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसको आप कवर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इससे पूछ सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें क्या क्या हुआ था, कोई तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसलिए कवर कर लेनी है कि क्या है कि कभी कभी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया तो उसमें रिलेट है, जैसे गुटनिरपेक्षता आपने पढ़ी होगी, उसका वो इंडिया और बाकी देशों कंट्री से उसका रिलेशन था, तो मतलब ऐसी कोई न्यूज़ जो इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो, तो ऐसी मतलब इंडिया भी उसके साथ हो, तो ऐसी कोई न्यूज़ होगी जो वर्ल्ड की ऐसी कोई न्यूज़ पूछी जाएगी जिसका संबंध किससे, इंडिया से भी हो। ठीक है, आगे बच्चे समझ में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो मतलब मैं अब यहाँ पर अभी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, एस्पेक्ट नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ कि हिस्टोरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल जो ऐसे हैं वो पूछे जा सकते हैं, और किस किस एस्पेक्ट से पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इशूज इशूज मतलब मुद्दे जो होते हैं, हिस्टोरिकल मुद्दे होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने बताया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं जियोग्राफिकल इशूज क्या हो सकते हैं। जैसे इंडिया चाइना हो गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, काफ़ी जो करंट में न्यूज़ आती रहती हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जियोग्राफिक जो भौगोलिक स्थिति है हमारी, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए किसी किसी ऐसे पार्ट को, इंडिया के कोई पार्ट को चाइना ने कुछ कवर कर लिया, या फिर
इंडिया ने कुछ कवर कर लिया कहीं पर किसी पार्ट को किसी दूसरी कंट्री के, तो ऐसा कोई मतलब न्यूज होगी। या फिर जैसे कि अभी नेपाल ने क्या करा था कि अभी कुछ कुछ प्लेसेस को, इंडिया के कुछ प्लेसेस को क्या करा था अपने मैप में मतलब यूज कर लिया था कि हाँ ये हमारे यहाँ का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं। तो ऐसी कुछ जियोग्राफिकल जो टाइप की न्यूज होती है वो यहाँ पर ऐसे कोई टॉपिक आ सकते हैं जियोग्राफिकल से रिलेटेड। तो ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टॉपिक चूज करते हैं, मान लीजिए एग्जाम में आ गया जियोग्राफिकल टॉपिक से रिलेटेड कोई, ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको उसकी जो आसपास के जो एरिया उसकी जियोग्राफी पता होगी, और उस तो आप ज्यादा अच्छे से वहां पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सोसाइटी, सोसाइटी रिलेटेड इशू, मतलब सोसाइटी रिलेटेड इशू, सोसाइटी में तो बच्चों आप रहते हैं और हमारे सोसाइटी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर कुछ अच्छाइयाँ हैं उससे भी रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो टॉपिक कवर होंगे, जैसे कि पावर्टी हो गया, और मतलब जैसे कि ये ऐसा हो गया कि मतलब जैसे दहेज प्रथा होता है, डाउरी, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, वो सब सोसाइटी में आता है। वुमेन की क्या स्थिति है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, सोसाइटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं, सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये काफी, और ज्यादातर ये जो टॉपिक आएगा बच्चों, जस्ट 1 मिनट, जो टॉपिक आएगा सोसाइटी का वो ज्यादातर किससे रिलेटेड होगा, करंट से रिलेटेड। ये समझ लीजिए, आपको ये थ्री थ्री टॉपिक मैंने बताया काफी हद तक करंट से रिलेटेड है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो टॉपिक क्या है, स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ मॉडर्न का, और वर्ल्ड हिस्ट्री से जो रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आता है, कोई ऐसे आता है, तो वो किससे होगा, स्टैटिक से रिलेटेड होगा। बाकी आपको जो हो सकता है वो करंट से रिलेटेड हो सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए वोमेन वोमेन का जो पावर, वोमेन की आज स्थिति क्या है, ऐसा कुछ घुमा फिरा के पूछ लेगा कि ठीक है, तो पहले ऐसा क्या था। और तो आप जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो जब आप वुमेन से रिलेटेड कोई ऐसे आगे, तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे कि ओल्ड में क्या था, मतलब प्राचीन भारत में क्या था, मेडिवल भारत में क्या स्थिति स्थिति मतलब वुमेन्स की, मॉडर्न में क्या हो गई, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, कल्चरल लेवल मतलब कैसे इंक्लूड करती है मतलब वुमेन, और उसका जो इंडस्ट्रियल लेवल क्या है, मतलब कई एस्पेक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, कनेक्ट करने पड़ेंगे जब आप सोसाइटी में मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक के लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एजुकेशन इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज से भी रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है आपको, जैसे कि आपके करंट में क्या है, नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, नई शिक्षा नीति तो आई है, साथ के साथ वो जो आपसे जो पुरानी जो जो हिस्ट्री थी इसकी शिक्षा नीति की, पुरानी हिस्ट्री क्या थी, हो सकता है ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि आज की जो नई शिक्षा नीति थी और उसका पुराने से मतलब क्या डिफरेंस है, और उसको मतलब जिन्होंने किसने उसको लिखा था, उसकी कौन सी समिति थी, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो ठीक है, उसको जब आप किसी टॉपिक को, करंट का कोई टॉपिक आता है ना बच्चों, तो उसके साथ के साथ उसकी आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको हर चीज कवर करना है इससे। बच्चों आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे लिख के रख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ताकि आपको जब एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसे आए तो वहां पर आप आराम से लिख पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज। जैसे पॉलिटिकल रिलेटेड क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे दल बदल कानून है हमारे पॉलिटी में, मतलब हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दल बदल कानून है ना। तो वो क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, कि मतलब इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं लोग, मतलब पूरा जीतने के बाद, और सब सांसद मतलब कि मंत्री मंत्री बनने के बाद, सीएम बनने के बाद भी लोग क्या बोलते हैं, एक सेफ नहीं है उनका जो पद है वहां पर उनका सेफ नहीं है। दूसरी पार्टी क्या करती है, अटैक कर देती है किसी तरीके से, मतलब किसी मतलब लॉजिक लगा के कुछ भी करते हैं, तो वो करते हैं। तो दल बदल कानून से रिलेटेड ऐसा कुछ आ सकता है, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, जो कि क्या है मतलब इसी का पार्ट है पॉलिटी का। एंड गवर्नेंस
रिलेटेड टू इश्यूज, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज ये हो सकते हैं बच्चों की, जैसे कि कहीं की शासन व्यवस्था है जो सरकार चल रही है, जैसे कि आप जब कल कल को आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आप भी एक क्या है, स्टैटिक सरकार कहलाएंगे, ठीक है। जो हमारे मंत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायनेमिक, मतलब डायनेमिक एक सरकार होती है। और जब लेकिन जो आईएएस ऑफिसर होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्टैटिक सरकार, मतलब एक स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है, वो कई साल तक रहते हैं। लेकिन जो जो मंत्री हो, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, ये सब क्या है, कुछ 5 साल के लिए ऐसा कुछ करके होता है, या फिर नेक्स्ट ईयर आ गए, फिर जैसे नेक्स्ट इलेक्शन में वो फिर से जीत जाते हैं, तो वो इनका एक टाइम लिमिट होता है। बट क्या है, जो स्टेबल सरकार होती है, वो जैसे आईएएस ऑफिसर है, वो जैसे उनके जो मेन हेड होते, जो मेन होते हैं, वो कुछ पोजीशंस होती है वहां पर, तो वो क्या है, एक स्टेबल सरकार कहलाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब एक आईएएस ऑफिसर की, अगर आपने कभी गाड़ी देखी होगी, उसमें लिखा होता है भारत सरकार, ठीक है। तो मतलब जैसे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाड़ियों में लिखा होता है भारत सरकार, मतलब वो सरकार का मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यही है कि उससे रिलेटेड, जैसे शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, इन सब से रिलेटेड हो सकता है, गुड गवर्नेंस क्या है, ऐसे जो टॉपिक्स है, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो आएंगे, ठीक है बच्चों। तो करंट आपको बहुत बहुत अच्छे से तैयार करना है। योजना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आपको अच्छा ऐसे लिखना है बच्चों, तो योजना आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, ये जो दो चीज है वो आपको जरूर से जरूर कवर करना है, अगर आपको ऐसे लिखना है। आप ऐसा करिए, ऐसे के लिए जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको जो टाइम टेबल बताया है, उसमें मैंने जब आपको रिवीजन का एक टाइम दिया है, मैंने जून से पहले एक रिवीजन का टाइम दिया है, 2 महीने 20 दिन का, ठीक है। तो उसमें बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GS4 को भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री टाइम है आपका, सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है, इसलिए आप वहाँ पर फ्री हैं काफ़ी। आपने जब अपनी बुक्स कवर कर ली, फिर आप फ्री होते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए, तो इसलिए वहाँ पर आप इन सब पेपर्स को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जैसे ऐसे हो गया, और क्या है, GS4 हो गया। तो आप प्रीलिम्स पे पहले भी लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद तो लिखना ही पड़ेगा, अगर आपका प्रीलिम्स का मतलब क्वालिफाई हो गया तो आप तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, अभी से थोड़ा बहुत, जब आपको या तो कभी लेजी फील हो, मतलब कि आलस सा है कि चलो अभी आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे लिखना शुरू कर दो कि लाओ यार आज कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा टॉपिक ले लो, किससे लेना है टॉपिक, आपको चूज करना है टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो यूपीएससी के पेपर्स है एसए का, ठीक है। तो उससे आपको शुरू करना है बच्चों। हाँ, एक चीज ये मैं बताना चाहती हूँ, जो ये पेपर मैं पढ़ा रही हूँ एसए का, कई बच्चे होंगे जो नए होंगे, वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे आखिर मैम ये एसए क्यों पढ़ा रही हैं। तो बच्चों ये जो पेपर है, ये एसए है, जो पेपर 1 कहलाएगा। उसमें जब आप मेंस का एग्जाम देंगे, ये पेपर 1 है आपका, ठीक है। इसके बाद जीएस के 4 पेपर है, तो इसको जो सबसे पहला पेपर है वो पेपर 1 है, तो ये उसको मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो कि 250 मार्क्स का होता है बच्चों, कोई कम नहीं होता, मतलब पूरा पेपर ही ऐसे का होता है, दो ही ऐसे लिखने होते हैं वहाँ पर। तो इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको लेजी फील नहीं करना कि मतलब नहीं छोड़ दो आगे देखेंगे, ये टॉपिक ऐसे ही तो है, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको लूज कर दिया, समझ लो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अब आगे देखते हैं इकोनॉमिकल इश्यूज, मतलब इसके जो आर्थिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी पैंडेमिक के टाइम, मतलब महामारी के समय क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई, जो इकोनॉमिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देश को क्या झेलनी पड़ी, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। लोकल लेवल पे जैसे किसी मतलब जैसे कि स्टेट को या फिर किसी सिटी को ऐसा कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो उसके बारे में आपसे ये टॉपिक पे मतलब ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बट बच्चों ज्यादातर सब में आपका करंट कवर है, ठीक है। तो करंट और स्टैटिक, अगर आपको करंट का कोई टॉपिक आता है ना बच्चों, तो उसका आपको स्टैटिक पता होना चाहिए, तभी आप ज्यादा बेटर लिख पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो इसलिए जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, स्टैटिक भी कवर कर देते हैं, ठीक है। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई करंट का कोई टॉपिक है, ठीक है, तो जब आपने पढ़ा तो वो क्या करते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रहा होगा वो आपने उस एडिटोरियल में लिख डालते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप एडिटोरियल पढ़ो, आपको हिस्ट्री ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक से, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अगर जैसे आप एक कॉपी बना लीजिए एडिटोरियल की सिर्फ, ठीक है, उसमें क्या करिए, जो आपका जो रिलेटेड टू आपको लगे कि ये टॉपिक आपके ऐसे में आ सकता है, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। अलग टाइम पे जो आपका टाइम थोड़ा बहुत अगर बचता है तो उस पर आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब ये है एग्रीकल्चरल इश्यूज।
एग्रीकल्चर इशू मतलब कि जैसे खेती, जैसे नई कृषि नीति आई है अभी, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो रूल्स आए हैं, तो अमेंडमेंट मतलब कोई बिल आया है, तो उसके बारे में क्या क्या करंट से रिलेटेड है, और आज मान लीजिए एग्रीकल्चर का ये जो दिया गया है रूल्स, ठीक है, अब पिछले क्या थे, वो सारा कुछ आपको करंट से ज़्यादातर बच्चों जो सब कुछ करंट से जुड़ा हुआ है, सारे जो टॉपिक है, मतलब स्टेटिक तो है बट कहीं ना कहीं डायनेमिक भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक, इन टॉपिक में मेरे कहने का मतलब है इन टॉपिक पे आपको ऐसे कवर करना है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट इशू, सिक्योरिटी मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन बॉर्डर, इंटरनेशनल इंडियन बॉर्डर हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरिटी आजकल जो बहुत बड़ा इशू है, डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरिटी मतलब जैसे कि लोगों को अकाउंट हैक हो जाता है या फिर किसी की वेबसाइट हैक हो जाती है, इन सब से रिलेटेड एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है वहाँ पे एग्जाम में, जो अभी काफी हाईलाइट रहा हो या फिर हाईलाइट भी ना हो तो भी वो टॉपिक पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो करंट में हाईलाइट है वही वाला बस पूछेंगे, लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अब आगे चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब बच्चों देखो, जैसे कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, फ्लड हो जाता है, ठीक है, कहीं पे ये मतलब और आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, तो ये स्टॉर्म आते हैं, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो कोई क्वेश्चन हाईलाइटेड रहा हो या फिर इससे रिलेटेड ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से ही कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो करंट में टच हो, करंट से उसका टच रहा हो कभी या फिर टच हो। ज़्यादातर जो बातें होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादातर कवर होती है करंट से, बट मे भी कुछ ऐसा पूछ ले। देखिए करंट का अगर टॉपिक आएगा तो आपको उसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए, ये इतना तो पक्का है, ठीक है। तो अगर स्टैटिक से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको तो, और जब आपको स्टैटिक पता ही है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड आ सकता है, जैसे इसरो ने क्या लॉन्च किया, मान लीजिए आपको कुछ टॉपिक आ गया साइंस से रिलेटेड, ठीक है, कोई रिसर्च हो गई, ठीक है, तो अब आप जब आप लिखेंगे उस टॉपिक को, मान लीजिए चूज कर लिया, ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड कैसे, तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो तब आप लिखेंगे सोसाइटी में क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल क्या क्या उससे बेनिफिट हुए, क्या नुकसान हुए, ये सारा कुछ वहां पर कवर करना होगा, ये सब मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक साइंस एंड टेक का टॉपिक हो गया जो कि आपसे आपके मतलब पेपर में ऐसे आ सकता है, ठीक है, इस टॉपिक से भी मतलब, और ये इथिक्स हो गया, इथिक्स से भी टॉपिक आ सकता है, जैसे कि इथिक्स मतलब मैनर, जैसे मैनर से रिलेटेड, जैसे कि नैतिक शिक्षाएं जो होती हैं, मतलब जो चीज आप ये समझ लीजिए, कुछ समाज में कोई बातें होती हैं जिनको आप अच्छा समझते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको आप अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है, तो वही ऐसे ही टॉपिक आ सकते हैं। मान लीजिए समाज में क्या, समाज किसी बात को क्या है देखता है कि हाँ ये चीज अच्छी है, उस चीज को क्या करते हैं, उसको इज्जत देता है, एक पोजीशन देता है, ठीक है, बट कुछ बातें हैं जो ठीक नहीं है, जो समाज गलत समझता है तो उसको क्या करता है, वो इज्जत भी नहीं देता। तो कुछ बातें हैं जो रियल में होनी चाहिए, और समाज जरूरी नहीं कि वो समाज से ही जुड़ी हो, लेकिन खुद के लिए सोचो कि क्या मतलब अच्छा हो सकता है। मान लीजिए आप किसी को एक मतलब कोई जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्यूशन कर दिया उसको, तो वो कितना खुश होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी कोई इश्यूज जिसमें आपने कोई सॉल्व किया, जिस जिस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया है, या किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिस दूसरे को थी उसको आपने सॉल्यूशन दे दिया। मान लीजिए आप में से कई बच्चे होंगे जिनको ऐसे में प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट मैंने अगर मान लीजिए हमारे इस लेक्चर से आपको किसी को बेनिफिट मिला, तो क्या हुआ, एक इथिक्स हो गया, मतलब कि हमसे आपको एक अच्छी चीज मिल गई, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब इथिक्स आपका जो एक टॉपिक भी है GS4 में, वो सब मैं आगे जब इसका लेक्चर लूंगी तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी, बट इतना आप समझ लीजिए कुछ इससे रिलेटेड कोई आपको टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले ऐसा था कि पेरेंट्स की बच्चे ऐसा करते थे पेरेंट्स के लिए, और आज क्या कर रहे हैं, ठीक है, आज मॉडर्न वर्ल्ड में पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल कैसी हो गई, और लोग बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी हो गई, कुछ ऐसे टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इथिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जो फीलिंग एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इमोशनल टॉपिक्स होते हैं जो इथिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और फिलॉसफी, बच्चों ये फिलॉसफी, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायनेमिक एंड स्टैटिक टॉपिक दोनों मैंने कवर किया है, डायनेमिक एंड स्टैटिक नेशनल टॉपिक्स, ठीक है, तो इसलिए फिलॉसफी को तो मैं यहाँ पर करंट से रिलेटेड नहीं कहूँगी। हाँ, अगर उनसे जो फिलॉसफी के जो थिंकर्स हैं, अगर उनकी जो थिंकिंग, जो उन्होंने थिंकर ने जो लिखा है,
तो उससे रिलेटेड अगर उनकी थिंकर ने क्या कहा है, उससे रिलेटेड अगर आजकल कुछ हुआ है तो उसको कवर कर सकते हैं, करंट का कुछ कवर कर सकते हैं उस टॉपिक के लिए। मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है आपकी मतलब इसमें आपको इससे कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे जो मैं कभी लेक्चर फिर से इसका लूंगी जो एसेस का लेक्चर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे टॉपिक आए हुए हैं पिछले मतलब 8-10 साल में, जो रिलेटेड किस किस टॉपिक के हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए एक लेक्चर लूंगी बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, लेकिन अगर आप जितना मैंने बता दिया है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो आखिर ये किस किस एस्पेक्ट का, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, इतना तो आप समझ लेंगे बच्चों। अब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो आप समझ ही लेंगे बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन पैंडेमिक। अब देखिए आजकल जैसे महामारी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, महामारी एज अ एक प्रॉब्लम ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है, मतलब समस्या है। ठीक है, तो इसको इससे रिलेटेड इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे में। ठीक है, तो वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आज ये महामारी, जैसे मान लीजिए आज जो है वो उस महामारी के बारे में भी पूछ सकते हैं, और अभी तक क्या क्या महामारी आई है उससे ये क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक है, में भी अगर इससे भी देखिए आपको हिस्ट्री भी कवर करना पड़ेगा। हो गया ना यहाँ पर भी हिस्ट्री। बच्चे जो भी टॉपिक आता है एसए का, जो भी टॉपिक, तो बच्चों वहां पर आपको हिस्ट्री करंट से साथ साथ आपको हिस्ट्री भी उसकी पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ से पता चलेगी बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिटोरियल पढ़िए। जब जैसे कोई भी करंट में टॉपिक चल रहा है तो वो लोग एडिटोरियल में सारा कुछ कवर कर देते हैं, हिस्ट्री भी कवर कर देते हैं और करंट का भी कवर कर देते हैं। ठीक है, तो आप एडिटोरियल पढ़िए, जहां से भी मिल जाए आपको एडिटोरियल पढ़ना है, बट आपका इन टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कोई भी कुछ भी पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए इस पार्टी ने ऐसा किया, इस पार्टी ने ऐसा, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जो आपके टॉपिक जो मैंने बताया है यहाँ पर कि किस किस टॉपिक से ऐसे आ सकता है, उन्हीं से रिलेटेड अगर कोई एडिटोरियल है तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो और जो योजना आती है, योजना मैगजीन में भी आपको ये चीजें आपकी कवर होती हैं काफी। तो ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र योजना, इसको आप देख सकते हैं, इसमें आपका ये काफी कवर हो जाएगा। जो एडिटोरियल आपको मतलब कैसे ऐसे लिखना है, काफी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ठीक है, क्योंकि योजना में क्या होता है, काफी फैक्ट दिए होते हैं कि मतलब कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि ये रेशियो इतना है, ऐसा कुछ फैक्ट करके दिया होता है। इकोनॉमिकली कुछ है तो उसका भी फैक्ट वहां पर दिया होता है, कुछ ग्राफ्स दिए होते हैं जो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब आपको वो मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट दिया होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखते हैं डायनेमिक एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक इंटरनेशनल टॉपिक्स। बच्चों आपको जो ऐसे आएगा वो इंटरनेशनल लेवल से भी पूछ सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल को भी टच किया हुआ कुछ पूछा जा सकता है, जिसमें क्या है, इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है, कुछ ऐसा टॉपिक भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, मतलब जो मतलब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब किससे, जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, रूस हो गया, ऐसा कुछ, जैसे जापान हो गया, म्यांमार हो गया, ऐसे इनसे रिलेशन क्या है हमारे देश का, कुछ उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कोई ऐसे आ सकता है इससे रिलेटेड। ये डायनेमिक एंड स्टैटिक दोनों। बच्चों एक चीज है, ऐसे अगर कवर करना है आपको तो आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक उसका दोनों चीज पता होनी चाहिए, इतना तो आपको कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल इशूज विद रेस्पेक्ट या फिर रिलेटेड कहिए टू इंडिया। इंटरनेशनल इशूज जो कि जहां पर इंडिया भी जिन जिन इशूज में इंक्लूड हो, वो टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे में। ठीक है, जैसे कि अब महामारी है, वो इंडिया में भी है, बाकी कंट्री में भी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इश्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब इशू मतलब मुद्दे होते हैं। ठीक है बच्चों, इश्यूज मतलब मुद्दे। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि WHO है, और मतलब वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, और WTO, ऐसा कुछ है, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां पर इंडिया इंक्लूड है या फिर इंडिया इंक्लूड होना चाहता है, तो कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ज्यादातर इश्यूज बच्चों जो आते हैं, ये मतलब जो टॉपिक आते हैं इसमें ऐसे में ज्यादातर करंट से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है,
तो इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब ये जो इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर ये भी कवर किया है, आपको ध्यान देना है। ये मैंने यहाँ पर नेशनल में इन्वायरमेंटल भी कवर किया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल टॉपिक जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर फायर इतनी सारी फैली हुई है फॉरेस्ट में, अमेजोन के फॉरेस्ट जो है जंगल में, अमेजोन के जंगल में हुआ है, मतलब फैली है आग, तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। और तो इससे हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में भी ऐसा क्या कभी हुआ है, या फिर ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जहाँ पर ऐसा कभी हुआ है एनवायरमेंट से रिलेटेड कि जंगलों में आग लग गई है। तो देखिए ज्यादातर उत्तराखंड में ऐसा होता है, उत्तराखंड के जंगलों में भी कभी कभी आग लग जाती है, ज्यादातर आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसे इश्यूज जैसे फ्लड आता है तो इंडिया में क्या है पोजीशन, और मतलब जैसे इंडिया में कैसे हैंडल किया जाता है किसी इश्यूज को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को इंडिया में कैसे हैंडल करते हैं और फॉरेन कंट्री में कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें में भी इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड पूछा जा सकता है बच्चों। इंटरनेशनल लेवल, जैसे अभी मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड आपका जो यहाँ पर पूछा जा, मतलब यहाँ पर जो एक मतलब एक बिल आया है इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, तो उस जैसे यहाँ का सिस्टम क्या था, आज क्या होने जा रहा है न्यू शिक्षा नीति में, मतलब नई शिक्षा नीति जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आज यहाँ क्या होने जा रहा है, तो और इससे रिलेटेड आपको विश्व में क्या हो रहा है, क्या उनकी शिक्षा नीति थी, तो ये ऐसे कुछ रिलेटेड करके इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे हमारी जो शिक्षा शुरू हुई है, हमारी ब्रिटेन की जो शिक्षा के जो एजुकेशन का तरीका था वो ऐसा ही शुरू हुआ है, ठीक है, वही एक तरह से। तो और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज में क्या है उसके बारे में मैं भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करें, आप एडिटोरियल ही कवर करें, तब उसी से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैंडेमिक, मतलब जैसे कि इंटरनेशनल, ये मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया शायद, जैसे कि ये इश्यूज में बताया, इंटरनेशनल इश्यूज में ही आपको यही यही चीज कवर कर दिया मैंने पैंडेमिक के बारे में। जरूरी नहीं पैंडेमिक, कुछ हो सकता है डिजिटल लेवल की, डिजिटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आजकल होता है डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल में वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल लेवल में क्या सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो भारत में क्या है, इंटरनेशनल में क्या है, वो भी हो सकते हैं इंटरनेशनल इशू में। और पेंडेमिक का तो है ही है, जो भी है, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया, मैं आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ। डायनेमिक एंड आपके लिए रिवाइज करा देती हूँ, डायनेमिक एंड स्टैटिक नेशनल टॉपिक्स, ठीक है, क्या क्या है, हिस्टोरिकल, और एक बार मैं हिंदी में बताऊंगी बच्चों, एक बार मैं इंग्लिश में बताऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा बच्चों पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ताकि यहाँ पर मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए कर सकूं, उनके लिए उनकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो यही हमारा जो मेन मोटो है कि आप सभी बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। तो ये है, हिस्टोरिकल में है ओल्ड मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड एंड कल्चरल में कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। इशूज, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है, ठीक है, मतलब ऐतिहासिक पूछा जा सकता है, जो कि प्राचीन, मध्य, या फिर आधुनिक, या तो फिर विश्व इतिहास से रिलेटेड। कल्चर मतलब जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक इससे मतलब इसमें पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। और जियोग्राफिकल इश्यूज क्या है, जैसे भौगोलिक मुद्दे, मतलब इससे रिलेटेड, या मतलब जियोग्राफिकल इश्यूज मतलब भौगोलिक मुद्दे, इससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जा सकता है। सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज मतलब समाज से संबंधित इश्यूज, मतलब मुद्दे, सोसाइटी रिलेटेड इशू, समाज से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। एजुकेशन इश्यूज मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसके बारे में आपको टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो ऐसे का पेपर है, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, उससे रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आगे आपका इकोनॉमिकल इश्यूज, मतलब इसका आर्थिक इश्यूज क्या है वो पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चरल इश्यूज क्या है वो पूछे जा सकता है। एनवायरमेंटल इश्यूज और सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन बॉर्डर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स मतलब मैनर एंड फिलोसफी, ओनली स्टैटिक टॉपिक नॉट डायनेमिक टॉपिक, किसके लिए, फिलोसफी के लिए, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन पेंडेमिक, ठीक है।
डायनेमिक एंड स्टैटिक इंटरनेशनल टॉपिक क्या क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल इश्यूज, एजुकेशनल सिस्टम, इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैंडेमिक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। विच टॉपिक्स शुड बी प्रिपेयर रिलेटेड टू करंट, मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें करंट के कवर करने हैं। वेरी हाईलाइटेड टॉपिक्स इन 2 years ऑफ योर एग्जाम लाइक फॉर 2020, मतलब 2020 वाले बच्चों के जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए कौन कौन से मतलब ईयर का हाईलाइटेड टॉपिक कवर करना है। 2019 मई 2019 से दिसंबर 2020 तक के जो कवर करने हैं। ठीक है, रिलेटेड, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है मेंस का में भी, तो उनके लिए ये टाइम लिमिट बताया मैंने। रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक, जो हाईलाइटेड टॉपिक है उनको आपको कवर करना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, हमने प्रॉब्लम्स देख लिया। आपको अब यहाँ पर एक समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर मैंने जो डेफिनेशन में बताया था बच्चों, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग एन एसे, मतलब एक फ्रेमवर्क कैसे हमें बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आपको मैं जो मतलब आपको खुद अगर आपने कोई टॉपिक लिखा है तो आप उसको भी मुझे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स एडू एकेडमी, आप लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल से, मतलब आप अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे लेट्स एडू एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा मेरा हमारा जो चैनल का नाम है। ठीक है, और उसमें आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप हमें ऐसे लिख के भेज सकते हैं कि क्या क्या मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम जो भी उसका फीडबैक होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर है फ्रेमवर्क। अब देखते हैं क्या फ्रेमवर्क होगा आपको किसी भी एक एसे के लिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, जब आपको एक ऐसे मिल गया, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, डिसीजन लेना है कि कौन सी जो मतलब चीज को कहाँ पर रखना है, कैसे हमें लिखना है एक ऐसे को, तो वो सब मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, मतलब रीजनिंग, मतलब एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस एंड रीजनिंग, उसको एवोल्यूशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया है बच्चों। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेमवर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको जो आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, फ्रेमवर्क मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही आपको एक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे ही बना लीजिए, लेकिन हाँ एक रफ लेवल पे बना लीजिए कि हाँ किसका सब टॉपिक क्या है, किसका टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है, फिर मेन टॉपिक का सब टॉपिक क्या हो सकता है, ये सब चीजें आप बना लीजिए। तो लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं एक ऐसे में, कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, एक ऐसे को कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप जो टॉपिक आया उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोटेशन है, जैसे कि कुछ, जैसे किसी मतलब ग्रेट पर्सन का, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो गए, या फिर जैसे विवेकानंद जी हो गए, ऐसे कोई महान जो ग्रेट पर्सन है उनसे रिलेटेड कोई अगर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उन्होंने कभी कुछ बोला है, या फिर और भी थिंकर्स हैं जो, तो उन्होंने भी कभी कुछ बोला है, तो उसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो कोई कन्वर्सेशन भी कोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर या तो फिर एनेक्डोट, मतलब जैसे एनेक्डोट वही कि जैसे कोई स्टोरी हो गई, जैसे कि किसी महान पर्सन से जैसे रिलेटेड कोई उनके लाइफ से कोई स्टोरी हो गई, जैसे मान लीजिए गांधी जी के साथ जो साउथ इंडिया में हुआ था, उससे अगर ऐसा कोई न्यूज ऐसा कोई टॉपिक आता है तो उनकी जो स्टोरी है थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, एज अ कोटेशन की तरह कि हाँ मतलब एक स्टोरी इंट्रोडक्शन की तरह आप लिख दीजिए, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन भी कर दीजिए बच्चों, 1-2 लाइन में उसको, उसी बात को जो आपने कोटेशन लिखा है उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है, सेकंड नंबर में डेफिनेशन लिखनी है। मान लीजिए आपको जो ऐसे आया है वो, मान लीजिए अगर सिंगल टॉपिक है तो ठीक है, आपने उसी सिंगल टॉपिक का डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन आपको दो टॉपिक कवर किए, जैसे कि पॉवर्टी भी है, सोसाइटी भी है, तो आपको देखना है कि जो किस मेन पार्ट कौन है, सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी से रिलेटेड उस पॉवर्टी को आपको ऐसे लिखना है, डिफाइन करना है, ताकि उसमें सोसाइटी के साथ साथ पॉवर्टी भी कवर हो जाए, कुछ ऐसे डिफाइन करना है वहां पर। ठीक है,
और उस बात को आपको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? जैसे कोई थिंकर की बात लिख दीजिए कि हाँ मतलब इन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ मतलब बहुत हाईलाइट करके मत लिखिए, थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली लिखते जाइए कि हाँ इस डेफिनेशन के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था, इस थिंकर ने ऐसे कहा। जैसे पॉवर्टी के बारे में मतलब किसी अगर थिंकर ने कुछ बोला या फिर किसी भी पर्सन ने बोला, तो उन्होंने जैसे उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो एज ए इंट्रोडक्शन है, बट कोई डेफिनेशन को जो प्रूव करना है, उस डेफिनेशन मान लीजिए आपने कोई डेफिनेशन दी कि गरीबी के बारे में कुछ मान लीजिए दिया, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे थिंकर ने गरीबी के बारे में क्या लिखा है वो उससे आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन की जो क्या है, जो एक ऑथेंटिकेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? करंट इश्यू से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जो टॉपिक पूछा है उसका जो एग्जाम्पल देंगे एक करंट इश्यू से रिलेटेड देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा थर्ड नंबर पे, आफ्टर एबव मोल्ड योर राइटिंग फॉर गो टू एस्पेक्ट और डायमेंशन। जब आप ये आप लिख देंगे, ये सारा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आप कंप्लीट कर देंगे, तो आप अपनी जो राइटिंग को मोल्ड करिए, मतलब मोड़िए किधर की ओर? एस्पेक्ट की तरफ। मतलब कि आप लिख सकते हैं कि वी नो वी आर गोइंग नाउ, लेट अस नो अबाउट सम एस्पेक्ट्स अबाउट फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये आप कुछ आप अपने वर्डिंग में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। मतलब कि अब हम कुछ एस्पेक्ट्स जान लेते हैं कि ये हमारे समाज में हमारे समाज के किस किस एरिया को टच करता है, मतलब किस किस हम जो एरिया क्षेत्र को इसको मतलब छूता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कुछ, आप अपने मतलब आप अपने वर्डिंग से आप इसको वहां पर मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 नंबर पे क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब एस्पेक्ट जो हिंदी में बोलेंगे परिपेक्ष्य, ठीक है। जैसे कि सोशियोलॉजिकल, सामाजिक परिपेक्ष्य क्या है, भौगोलिक परिपेक्ष्य क्या है, ये इस पे आपको यहाँ से लिखने के बाद आपको यहाँ पर मोल्ड करना है, ठीक है। मतलब मोड़ना है अपनी जो राइटिंग है, और ऐसे लिखना है जैसे कि आप सच में आपके जो राइटर है, आपके मतलब जो चेक करने वाले वो आपके पास खड़े हैं, और आपको उनको ही बताना है कि हाँ चलिए, जैसे आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि ये हमारा घर है, अब हमारे यहाँ पर किचन है, यहाँ पर ये है, तो ऐसे कुछ होता है ना, तो वैसे ही आपकी राइटिंग को भी ऐसे फ्लो देना है जैसे आप उनको समझा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ऐसा बताना है, मतलब समझाना नहीं है, मतलब बताना है साथ के साथ, जैसे एज ए दोस्त की तरह जैसे बात करते हैं ना, तो कुछ उनको ऐसे मोल्ड करना है कि हाँ उनको समझ आ जाए कोई बात, ये चीज की आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप उनको ये बताइए कि देखिए ये प्रॉब्लम है, और उसके क्या क्या एस्पेक्ट, मतलब ये किस किस एरिया को छूता है, किस किस एरिया में इसका जो मतलब इफेक्ट डालता है ये। लेकिन हाँ बच्चों, जो सारे एस्पेक्ट मत डाल दीजिएगा, जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सारे एस्पेक्ट मत डालिएगा, वो डालिए जो रियल में छूता है स्ट्रेस। जैसे मान ली पावर्टी है, तो किस किस एरिया को कवर करता है, जैसे, ठीक है, तो वो आपको करना है यहाँ पर। जैसे मैंने एक यहाँ पर 4 नंबर फॉर एग्जाम्पल एक लिया है कि कौन सा एस्पेक्ट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट लिया है, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट आप लिखेंगे तो सोशल एस्पेक्ट में क्या क्या लिखेंगे, ऐसे ही आप जो भी एस्पेक्ट लिखेंगे उसमें भी आप यही लिखेंगे, ठीक है, मतलब उसी के रिलेटेड। जैसे सोशल एस्पेक्ट है तो उसके कारण क्या है, मान लीजिए गरीबी है, गरीबी से रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो उसके कारण क्या है, ये आपने यहाँ पर मतलब सामाजिक कारण क्या है ये बताना है बच्चों, ठीक है। उसके समाज में क्या इफेक्ट हो रहा है उससे, इस गरीबी से क्या है समाज में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल का जो समाज है उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अब इतना तो आपने लिख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पहले एक कॉजेस लिख दिया, फिर इफेक्ट लिख दिया, इंडिया ग्लोबल में लिख दिया, फिर उसके बाद थिंकर्स लिख दिया। जैसे कोई थिंकर अगर आपको आता है, देखिए बच्चों ये जो मैं थिंकर बोल रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि सब बच्चों को आता ही है थिंकर, जरूरी नहीं कि हाँ आपको प्रूव करना है। अगर आपके पास है कुछ ऐसा कोटेशन है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सोशल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एज आप एग्जाम्पल करंट से रिलेटेड कोई जो बहुत ही मतलब अच्छा लगे कि हाँ आपको लिखना चाहिए, वैसे ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, राइट पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस और करंट और इन करंट, ऐसे इश्यूज लिखिए जो मतलब कि करंट से रिलेटेड, जो मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है उस प्रॉब्लम के लिए, सोशल लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या पॉलिसीज बनाई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब देश के जो स्वतंत्रता के बाद क्या क्या इशूज, क्या क्या पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने इस इशू के लिए, वो सोशल लेवल पे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पर इसको काट दीजिए, यहाँ पर ये चीज नहीं होगा। मैंने यहाँ पर लिखा था एक्चुअली कि मतलब कि ये भी आपको बताइए कि मतलब कि अभी इसमें क्या क्या करना बाकी है। एक्चुअली यहाँ पर आपको नहीं बताना, वो यहाँ पर बताना है। जब आप सॉल्यूशन देंगे तब आप बताएंगे कि अभी इतना किया गया है, गवर्नमेंट ने इतने किया, अभी इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है।
मतलब आप अपना व्यू देंगे। तो अभी हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 5 नंबर हमारा हो गया है, अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। नाउ राइट आफ्टर सोशल डायमेंशन डिस्कशन लेट अस नाउ लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट देन अगेन राइट लाइक 4 एंड 5 आफ्टर 6। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपने जैसे मान लो जो 4 और 5 ने जो मैंने बताया वो आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनको बोलना है, लिखना है आपको, आफ्टर सोशल डायमेंशन डिस्कशन लेट अस नाउ लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पॉलिटिकल में पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताना है। आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना कि सोशल एस्पेक्ट बताया उसके बाद सीधा पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिख दिया, नहीं, उसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे आप सोशल में, कैसे जाएंगे, आफ्टर सोशल डायमेंशन डिस्कशन लेट अस नाउ लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखने के बाद चलिए अब हम इसके जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो हम देखते हैं। ठीक है, देन जब इसका पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य हो जाए, फिर आप जो अगला परिप्रेक्ष्य लिखना चाहे तो फिर आप इसी तरह शुरू करिए कि जैसे ये कॉजेज हो गया, इफेक्ट हो गया, जैसे पॉलिटिकल भी लिखे तो उसमें भी कॉजेज इफेक्ट, फिर अगर कोई प्रूव कर सकते हैं उस बात को तो उसको लिख दीजिए। कोई थिंकर का कोट है वो मतलब कुछ भी लिख दीजिए, उनके एग्जाम्पल या उन्होंने क्या कहा ये लिख दीजिए, उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कुछ अगर उससे रिलेटेड जैसे पॉलिटिकल लेवल पे, तो कुछ वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, जो आप मतलब समझ लीजिए, आपको मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, क्या मतलब गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बनाई, वो सब लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों आप कुछ लिख के भेजिएगा, तब मैं आपका ऐसे देखूंगी तो मैं उसमें बताऊं कि हाँ क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते। लेकिन स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो यही लगभग होना चाहिए। आपको जैसे काफी लोग कुछ चेंज करते हैं, जो बॉडी का सेक्शन है उसमें चेंज होता है, बट ज्यादातर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम ही रहता है। तो बॉडी में क्या लिखना है उसको आप देख लीजिएगा, अगर आप इसके अलावा कुछ और तरीके से लिखना चाहें तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो 4 एंड 5 का जो सेक्शन है वो आप कोई भी चेंज कर दीजिए, लेकिन जो 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा कुछ वो इसी के अकॉर्डिंग सभी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का हो गया हमारा। ये कहने का मतलब कि जैसे आपने पॉलिटिकल कर लिया, फिर आप मान लीजिए दूसरे एस्पेक्ट में जाना चाहे तो फिर ऐसे ही लिखिए। ठीक है, फिर ऐसे मतलब एक तरह से लूप की तरह चलता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा एक के बाद, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल लिख दिया, फिर उसके बाद फिर कौन सा आया तो उसको मोल्ड करिए, उनको मतलब बताइए कि चलिए हमने ये जान लिया, अब हम ये जानते हैं। फिर जब वो जानने के लिए जब पॉलिटिकल लिखना है तो उसके फिर से कॉजेज लिखो, इफेक्ट लिखो, फिर उसमें क्या पॉलिसीज बनाई है वो लिख दीजिए। फिर अगर पॉलिटिकल कंप्लीट, फिर इन्वायरमेंटल लिखना है तो फिर ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये मतलब एक तरह से घूमता रहेगा लूप की तरह। जब आपने सारे एस्पेक्ट लिख लिए बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बाय यू, मतलब आपको खुद सॉल्यूशन देना है कि देखिए गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ करा है इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं और उसको हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट शुड कैन बी डन, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल, इंडिविजुअल, मतलब आपको ये बताना है कि इन लेवल पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या मतलब सॉल्यूशन आपको इन लेवल पे 4 लेवल बताया मैंने, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल एंड इंडिविजुअल। इन 4 लेवल पे आप उनको सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देने के बाद, लेकिन पहले आपको ये बताना है, यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं बताएंगे, जब आप एस्पेक्ट बताएंगे तब आप वहां पर नहीं बताएंगे कि हाँ ये अभी फिर भी आपको इतनी अभी कुछ कमियां हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है। कब लिखेंगे, ये तब लिखेंगे जब आप सॉल्यूशन देंगे, उससे पहले लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने तो काफी कुछ किया है लेकिन अभी फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं, उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चैलेंजेस क्या है, उस जो प्रॉब्लम को सॉल्व, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो आप लिख दीजिए, किन किन तरीके से, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे लिख दीजिए, नेशनल, फिर रीजनल या इंडिविजुअल, मतलब इस तरीके से आप चैलेंजेस लिख दीजिए, क्या क्या चैलेंजेस है कोई इश्यू के रिलेटेड। ठीक है, फिर 9 नंबर पे आते हैं हम, यहाँ पर लिख दीजिए राइट व्हाट गवर्नमेंट शुड डू बेटर एग्जिस्टिंग इशू विद एग्जिस्टिंग पॉलिसी और न्यू, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपने चैलेंजेस बता दिए, यहाँ पर तो आपने खुद का सोल्यूशन देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देना है, क्या देना है, यहाँ पर ये देना है कि गवर्नमेंट आगे क्या कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो आपने सॉल्यूशन बता दिया अपने लेवल पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या 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 पॉलिसीज बना सकती है, क्या क्या कैसे सॉल्व कर सकती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है
कि 10 नंबर पे आपको करना है होपफुल पॉजिटिव कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन देना है बच्चों, कि ऐसा देना है कि ये नहीं बोलना कि अरे बहुत प्रॉब्लम है, इसका तो सॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं देना। आपको ये बोलना है कि इश्यूज तो बहुत है, गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है, और आई होप ये आगे चल के काफी सही हो जाएगा। अगर कुछ स्टेप्स लिए जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा पॉजिटिव, ताकि उनको ये ना लगे कि आपको प्रॉब्लम, बस आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं लगनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव, उनको मतलब जानकर वो खुश हो जाए कि हाँ बच्चा तो बहुत समझदार है, बहुत मेच्योर है, तो वो ये चीज होनी चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम को समझता है, उसका सोल्यूशन भी देना जानता है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। बच्चों जब आप इन वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट लिखेंगे, तो वहां पर आप ग्राफ दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा ग्राफ नहीं देना, छोटा सा एक ग्राफ दे दीजिए, जो मतलब ज्यादा हैवी ना हो, छोटा सा एक ग्राफ दे दीजिए जो कि राइट साइड में आप दीजिएगा। जब आप लिखेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, तो उसका जो कॉपी का राइट साइड होता है वहां पर एक छोटा सा बना दीजिए। ठीक है, वो भी ब्लैक पेन से आप बना दीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ब्लैक पेन या फिर जो जिस ब्लू पेन से आपको देखिए वहां पर किस पेन से लिखने के लिए होता है, वैसे ज्यादातर ब्लैक पेन ही यूज होता है, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, या फिर ब्लू पेन से, या ये आप देख लीजिएगा कि ऐसे लिखना होगा। ठीक है, वैसे आप पेंसिल से मत बनाइएगा, ब्लैक पेन से बना दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर अब ये मतलब कंक्लूजन दे दिया आपने, और हाँ सारा कुछ करने के बाद आपने ग्राफ बना दिया उसमें इकोनॉमिकल में। तो ठीक है, अब उसके बाद आपने सारा पूरा जो ऐसे है वो लिख डाला। अब जो पूरा ऐसे लिखा है आपने, ये जो पूरा ऐसे लिखा है, ठीक है, ये पूरा ऐसे लिखा है, तो उसका एक जो समरी है, आप चाहें तो एक समरी के तौर पर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, काफी कुछ उल्टा सीधा कर दिया। हाँ, जैसे ये समरी है, समरी मैंने ये एक्चुअली एक ऐसे को बताने का एक तरीका है जो काफी ज्यादा था, जिसको मुझे ये मैनेज करने में काफी टाइम लग गया बच्चों। तो इसी तरह से, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी कि कैसे मतलब बनाना है, कि मतलब एक जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो जब आप कंक्लूजन देंगे, तो कंक्लूजन में लास्ट में आप एक कोटेशन देते हैं, ज्यादातर बच्चे तो देते हैं, और देना भी चाहिए। ठीक है, तो उस कोटेशन से पहले आप ये एक स्ट्रक्चर समझा दीजिए कि आखिर आप पूरे ऐसे में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एस्पेक्ट हैं किसी टॉपिक के, वो आप दे सकते हैं, इसी तरह से स्ट्रक्चर कोई बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कोटेशन लिख दीजिए बस, और उसके बाद आपका ऐसे कंप्लीट। ठीक है, अब इस आगे चलते हैं। अब आगे मैंने क्या बताया इस बारे में, देखिए बच्चों ये चीज ध्यान दीजिए। ये जो है इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है ये बताया है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है ये बताया है, और बॉडी में क्या क्या, बॉडी के क्या क्या पार्ट है, बॉडी के अंदर क्या क्या लिखना है वो ये मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, मतलब जो आपका जो ऐसे होगा 3 पार्ट में कवर होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते क्या है, अब यहाँ पर मैंने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस फॉर राइटिंग इन एन एसे बॉडी। मतलब आपका जब एसे बॉडी हो, जब आप लिखेंगे उसमें क्या क्या एस्पेक्ट होंगे, मतलब जो परिपेक्ष क्या क्या होंगे, जो परिपेक्ष बताते हैं, जैसे ऐतिहासिक परिपेक्ष, मतलब सामाजिक परिपेक्ष, मतलब इनके इनके जो पहलू हैं एक तरह से। ठीक है, वो क्या क्या है वो आप जो बताते हैं, तो वो कौन कौन से पहलू में आप लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों 1000 से 1200 वर्ड का लिखना है, तो आपको थोड़ा एस्पेक्ट तो ज्यादा लिखने ही होंगे, ताकि आप इतना लंबा लिख सके, क्योंकि 12 पेज का होता है ऐसे, जो एक ऐसे के लिए 12 पेज मिलते हैं। ठीक है, 12 पेज में लिखना होता है। तो मैं आगे आगे डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ पर एस्पेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिस्टोरिकल में कौन कौन से हो सकते हैं एस्पेक्ट, ओल्ड, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ड एंड कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब ये जो मैंने आपको आगे पहले डिस्कस किया, जिससे मतलब जिन टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे इस तरह का मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अगर जब आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखेंगे, तो वहाँ पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, प्राचीन में कैसा था, मध्य में कैसा था, और आधुनिक में कैसा है, और वर्ल्ड लेवल पे कैसा था। ठीक है, और कल्चर से रिलेटेड अगर कुछ लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जियोग्राफिकल है, सोसाइटी रिलेटेड है, फिर यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये तो जस्ट 1 सेकेंड, व्हाइट कलर का ले लेती हूँ। हाँ,
ठीक है। यहाँ पर हिस्टोरिकल हो गया, जियोग्राफिकल हो गया, सोसाइटी लेवल का हो गया, एजुकेशन एस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, इथिक्स एंड फिलोसफी एस्पेक्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर मैं हिंदी में बोल देती हूँ। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, ये तो मैंने पहले बता ही दिया। जियोग्राफिकल मतलब कि भौगोलिक, ठीक है। सोसाइटी मतलब कि सामाजिक, और एजुकेशन मतलब शैक्षिक पहलू क्या है, और पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस मतलब राजनीतिक और जो सरकार के उसमें क्या क्या इसका परिप्रेक्ष्य है ये है, और इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, जो कृषि के से रिलेटेड क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है, जो इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी, डिजास्टर मतलब सिक्योरिटी मतलब कि जो सुरक्षा से रिलेटेड, डिजास्टर मतलब कि आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक मतलब कि विज्ञान और मतलब तकनीकी से रिलेटेड, और संबंधित मतलब एथिक्स मतलब कि जो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड आप एथिक वो एस्पेक्ट बना सकते हैं, मतलब परिप्रेक्ष्य बना सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब उससे रिलेटेड कोई एस्पेक्ट बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी करा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे उसी में मैंने जो समझाया उसी से रिलेटेड आप थोड़ा सा एस्पेक्ट भी आप बना सकते हैं कि इस एस्पेक्ट में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहाँ पर एस्पेक्ट का यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है, 4 और 5 लेवल पे यूज करना है। ठीक है, ये मैंने बताया। और कैसे, उसके बाद जब नए नए एस्पेक्ट में जाना है तो वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 नंबर का आपको चूज करना है कि यही लिखना है, जैसे कि आफ्टर सोशल डायमेंशन डिस्कशन लेट अस नाउ लुक एट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इस तरह से आपको कुछ लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। स्ट्रेटजी, हाउ टू राइट इन यूपीएससी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। आपको जो बुकलेट होगी बच्चों उसमें क्वेश्चन भी लिखा होगा और आपको उसमें आंसर भी लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 एसे के लिए आपको 12 पेजेस मिलेंगे, मतलब कि 12 पेजेस मिलेंगे। और आपका एक जो एसे होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में कई 3-4 ऐसे लिखे होंगे, सेक्शन बी में भी 3-4 ऐसे लिखे होंगे। उसमें से आपको एक चूज करना है और इसमें भी आपको एक चूज करना है। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक सेक्शन से 2 ऐसे लिख दें, आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल। ठीक है, वो गलत होगा। ठीक है, और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही के मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक सेक्शन का समझ लीजिए 125 मार्क्स है और दूसरे सेक्शन का भी 125 मार्क्स है, मतलब 125 मार्क्स। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो ऐसे है, ये ऐसे 1 ऐसे इक्वल टू 1000 टू 1200 वर्ड्स होंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 100 वर्ड्स इन 1 पेज बच्चों, क्योंकि 12 पेजेस होंगे और 1200 वर्ड लिखना है, तो क्या करेंगे आप, एक पेज में आपको लगभग 100 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, इन 1 पेज फॉर 1 essay ऑफ 1200 वर्ड्स। ठीक है, अगर आप 1000 के लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको 10 पेजेस ही लगेंगे। ठीक है, जो बाकी पेजेस होंगे तो बच्चों उसको थोड़ा सा क्रॉस करना है, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ मतलब ये पेजेस को फालतू, मतलब ऐसा एक सिंगल लाइन खींच दीजिए, कुछ ऐसा करके देख लीजिएगा। आगे मैं बता दूंगी, जो आगे के कभी लेक्चर लूंगी कि कैसे राइट करना है पेपर एग्जाम में, वो मैं तब मैं लेक्चर में बता दूंगी। बट अभी आप प्रैक्टिस करिएगा 1200 वर्ड की, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1200 वर्ड लिखेंगे तो एग्जाम में पता नहीं क्या 1000 वर्ड ही लिख लें शायद। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 1200 वर्ड भी लिख लें। ठीक है, तो इसलिए ये अभी के लिए है। यू कैन यूज 1 ग्राफ ऑफ बच्चों, A4 सीट जो होगी उसी में आपको लिखना है। ठीक है, जब आप लिखना शुरू करें A4 सीट में लिखिएगा, और जो मार्किंग है, जो पेंसिल से पेन से जो स्केल होती है उससे आगे और पीछे मार्किंग कर लीजिए। जो बीच का पार्ट होगा उसमें आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन डालिए, ऐसे टॉपिक लिखिए, उसमें फिर उसका ऐसे को लिखते जाइए। ठीक है, यू कैन यूज 1 ग्राफ फॉर इकोनॉमिक, यहाँ पर मैंने एक नोट दिया हुआ है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब जो मैंने पहले बताया आपको कि आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो होगा उसमें आप एक ग्राफ यूज कर लीजिए। एंड ऑल्सो कैन मेक अ फ्लो चार्ट, मतलब एक आप फ्लो चार्ट सिर्फ एक बनाइए, ज्यादा नहीं बनाना है कि आपको बहुत सारा जगह जगह पे आपने फ्लो चार्ट यूज कर लिया या फिर ग्राफ आपने बहुत सारे बना लिए, ऐसे नहीं बनाना बच्चों। ठीक है, एक ग्राफ बना सकते हैं वो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। ठीक है, और फ्लो चार्ट के लिए आप कंक्लूजन में जब आप पूरा कंक्लूड पूरा करें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं, बहुत जरूरी नहीं है। या फिर अगर कहीं बीच में भी आप करना चाहिए, मान लीजिए आपने सारे एस्पेक्ट बता दिए, उसके बाद अगर आप करना चाहे तो भी कर सकते, बट अगर अवॉइड कर सकते हैं फ्लो चार्ट को तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये मैं मैंडेटरी नहीं कहूँगी, बहुत जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो करें। ठीक है, नहीं तो सीधा जो कंक्लूजन लिखिए, उसके बाद जो एक कोटेशन लिखना है या फिर कोई स्टोरी लिखना है वो लिख दीजिए और फिनिश करिए ऐसे को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, हाँ, यू विल
you will have to do 2 essay from different sections। बच्चों ये मैंने बता ही दिया, you can do 1 essay from section A और other one section B। essay paper will be 250 मार्क्स, मतलब 250 मार्क्स का जो essay पेपर होगा वो 250 मार्क्स का होगा, ठीक है बच्चों। और जो पेपर, ये पेपर कौन सा है, मेंस का कौन सा पेपर कहलाएगा, पेपर 1 कहलाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। हाँ बच्चों, अब ये जो मुझे बताना था एसे के बारे में वो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। और अगर आपको इस एसे से रिलेटेड, एसे पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जो ये लेक्चर होगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका जो रिप्लाई होगा ज़रूर से ज़रूर दूंगी और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी दे दूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों लिखा है लेट्स एडू एकेडमी, ये हमारा लोगो है, ये हमारे चैनल का लोगो है। और ये लेट्स एडू एकेडमी जो कि हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और यही आप उसमें टेलीग्राम चैनल के लिए आप यही लिखेंगे जो कि आप, जो ये लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड, जो ये लिखा हुआ है लेट्स एडू एकेडमी लिखा हुआ है, आप इसको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें लिखिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और उस चैनल पे आप अपने जो ऐसे लिखेंगे आप मुझे सेंड करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर क्लास, सॉरी थैंक यू क्लास, नेवर गिव अप, ठीक है, मतलब कभी हार नहीं माननी है। सो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।